नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल पर टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपना अनुभव और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। दोस्तों इस चैनल पर आपको प्रत्येक सब्जेक्ट से रिलेटेड उसका कोई भी चैप्टर हो उससे रिलेटेड आपको टेस्ट सीरीज कराई जाएगी। जैसा कि हमने अब तक आपको फिजिक्स में मापन तथा यांत्रिक पढ़ाया है, उसकी भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। इससे पहले हमने आपको विटामिन पढ़ाया, उसके भी हमने टेस्ट सीरीज कराई है। अब जो फिजिक्स में हम मापन तथा यांत्रिक पढ़ा रहे हैं उसको टेस्ट सीरीज के रूप में लेकर चल रहे हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को करते हैं तो आपकी पढ़ाई में एक्स्ट्रा ग्रोथ होगी। तो आओ शुरू करते हैं फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट 1। तो दोस्तों पहला सवाल है, पार्सेक मात्रक होता है या पार्सेक मात्रक है। आपको बताना है कि पार्सेक किसका मात्रक है। पार्सेक दूरी का मात्रक है, समय का मात्रक है, प्रकाश की चमक का है या चुंबकीय बल का है। तो पार्सेक लंबाई का मात्रक है या लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक, लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक होता है पार्सेक। पार्सेक लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक होता है। अब जानते हैं जो लंबाई के सबसे बड़े मात्रक होते हैं वे कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। नंबर 1 लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है, प्रकाश वर्ष क्या होता है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। यानी कि जो प्रकाश यानी कि लाइट जो एक वर्ष में दूरी तय करती है उसे लाइट ईयर कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर, गुणा 10 की पावर 15 मीटर के बराबर होता है। तो ये तो हो गया प्रकाश वर्ष। एक यूनिट होती है खगोलीय इकाई या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी कि जो सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी मापी जाती है वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मापी जाती है, खगोलीय इकाई में मापी जाती है। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.496 गुणा 10 की पावर 11 मीटर के बराबर होता है। और पार्सेक तो है लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक। तो एक पार्सेक बराबर होता है 3.08 गुणा 10 की पावर 16 मीटर के बराबर होता है। तो पार्सेक लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक होता है जिसकी वैल्यू 3.08 गुणा 10 की पावर 16 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पायरोमीटर से किसका मेजरमेंट किया जाता है या किसके मेजरमेंट में प्रयोग में लाया जाता है। पायरोमीटर हमने आपको बताया है, पायरोमीटर से हाई टेम्परेचर मापा जाता है। जैसे सूर्य का टेम्परेचर मापना, तारों का टेम्परेचर मापना। तो पायरोमीटर से उच्चतम तापमान यानी कि हाई टेम्परेचर मापा जाता है। और वायुदाब किससे मापा जाता है। वायुदाब मापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है बैरोमीटर से वायुदाब यानी कि एटमॉस्फेयर मापा जाता है। बैरोमीटर की खोज एक वैज्ञानिक है टोरसेली, उन्होंने की है। नमी यानी कि वायुमंडलीय आर्द्रता, वायुमंडलीय आर्द्रता किससे मापी जाती है, हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है। एक यंत्र होता है सिस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर भी कह सकते हैं। सिस्मोमीटर या सिस्मोग्राफ से भूकंप के झटके मापे जाते हैं या भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लंबाई की न्यूनतम इकाई होती है, यानी कि ये पूछ रहा है कि लंबाई की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है जिसे लंबाई में
मापा जाता है, जिससे लंबाई मापी जाती है। तो देखें ये सभी जितने भी ऑप्शन में है लंबाई के सबसे छोटे मात्रक हैं, तो इनमें से भी सबसे छोटा मात्रक आपको बताना है। तो लंबाई के सबसे छोटा मात्रक फर्मी होता है। क्या होता है? फर्मी होता है। यानी कि एक फर्मी बराबर होता है 10 की पावर माइनस के 15 मीटर। 10 की पावर माइनस के 15 मीटर। अब फर्मी से क्या मापा जाता है? फर्मी से एटम्स यानी कि परमाणु के न्यूक्लियस में यानी कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि का आकार यानी कि साइज मापा जाता है। तो लंबाई का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? फर्मी होता है। इससे किसी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन को उनके आकार को मापा जाता है। एक फर्मी बराबर 10 की पावर माइनस का 15 मीटर होता है। अब माइक्रोन हुआ। माइक्रोन से बायोलॉजी में सूक्ष्म जीवों यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का आकार मापा जाता है माइक्रोन से। तो एक माइक्रोन बराबर होता है 10 के पावर माइनस का 6 मीटर। एक माइक्रोन 10 की पावर माइनस का 6 मीटर के बराबर होता है। इसी प्रकार एंगस्ट्रॉम क्या होता है? किसी तरंग की लंबाई यानी कि लेंथ ऑफ वेव को मेजरमेंट किया जाता है, वो एंगस्ट्रॉम से किया जाता है। तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की पावर माइनस का 10 मीटर के बराबर होता है। तो लंबाई की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? फर्मीमीटर। फर्मीमीटर लंबाई की सबसे छोटी इकाई होती है। दोस्तों ये क्वेश्चन अनेकों बार रेलवे एग्जाम में, आरओ में कई फेरी पूछे गए, स्टेट पीसीएस में तो काफ़ी बार पूछे गए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बल का मात्रक होता है यानी कि बल का यूनिट क्या होता है, इसमें बताना है कि बल का यूनिट क्या होता है। बल का यूनिट होता है न्यूटन। बल यानी कि फोर्स का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। जबकि सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक डाइन होता है। इन न्यूटन तथा डाइन में भी एक रिलेशन होता है कि 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की पावर 5 डाइन। ये रिलेशन होता है बल के मात्रकों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष। अभी आपको प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर बताया है कि लाइट ईयर क्या होता है। यानी कि वह डिस्टेंस या वह लंबाई जो प्रकाश द्वारा 1 वर्ष या 1 साल में तय की जाती है उसे लाइट ईयर कहा जाता है। तो एक लाइट ईयर बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर के बराबर होता है। यानी कि प्रकाश के द्वारा जो 1 साल में या 1 वर्ष में तय की गई दूरी होती है उसे लाइट ईयर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों एक तरफ तो भौतिक राशियां दी हुई है और दूसरी तरफ उनके मात्रक दिए हुए, तो इनका मिलान करना है, इनको मिलाना है। किसका मात्रक क्या होता है? त्वरण का, बल का, कार्य का, आवेग का क्या मात्रक होते हैं इनके? तो सबसे पहले जानते हैं वेग का मात्रक। वेग यानी कि वेलोसिटी का मात्रक क्या होता है? तो वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। यानी कि विस्थापन बटा समय, जो कि एकांक समय में कोई वस्तु जितनी विस्थापित होती है उसका वेलोसिटी कहा जाता है। यानी कि वेग का मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड हो गया। और त्वरण क्या होता है? यानी कि वेग परिवर्तन की दर बटे समयांतराल यानी कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक हो गया। अभी आपको न्यूटन बताया है बल का मात्रक, और कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। आवेग क्या होता है? इम्पल्स क्या होता है? बल गुणा समयांतराल यानी कि बल का मात्रक न्यूटन, समय का मात्रक सेकंड, तो न्यूटन सेकंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है
यानी कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड ऑडियो मीटर से मापी जाती है, ऑडियो मीटर से मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता यानी कि ध्वनि ज़्यादा, आवाज़ ज़्यादा है या कम है, वो मापने के लिए ऑडियो मीटर का प्रयोग किया जाता है। अब क्रोनोमीटर से क्या मापा जाता है? क्रोनोमीटर से पानी के जहाज़ों पर समय का मापन किया जाता है, यानी कि पानी के जहाज़ों पर समय को मापने के लिए, जहाज़ों पर समय को मापने के लिए जिस यंत्र का या जिस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है उसे क्रोनोमीटर कहा जाता है। एनीमीटर या एनीमोमीटर, इससे क्या मापा जाता है? वायु की गति, वायु की गति यानी कि हवा की गति मापी जाती है या चाल मापी जाती है एनीमीटर से। और ऑडियोफोन, आपने देखा भी होगा जिन लोगों को कम सुनाई देता है वे अपने कान में एक इंस्ट्रूमेंट लगा कर रखते हैं ताकि ठीक से आवाज़ सुन पाए, तो उसे ही ऑडियोफोन कहते हैं, यानी कि इसे श्रवण सहायक यंत्र कहा जाता है। किसे? ऑडियोफोन को। तो ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? ऑडियोमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। आपको बताना है कि वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। किससे मापी जाती है वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता? तो इसके लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? हाइड्रोमीटर से किसी भी लिक्विड या तरल या द्रव का, किसी भी द्रव का आपेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी, आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। लैक्टोमीटर से भी किसी द्रव की आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है, जबकि लैक्टोमीटर दूध की जांच भी करता है, यानी कि दूध में कितना पानी मिला हुआ है लैक्टोमीटर उसे भी मेजरमेंट करता है, यानी कि दूध की शुद्धता का भी लैक्टोमीटर से मेजरमेंट किया जाता है। ऑडियोमीटर से क्या मापा जाता है? ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब वही क्वेश्चन आ गया जो अभी हमें आप बताया, यानी कि दूध का आपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है? तो लैक्टोमीटर से मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से वही किसी द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर में उपस्थित आर्द्रता मापी जाती है। और थर्मामीटर से तापमान यानी कि टेम्परेचर का मेजरमेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, यानी कि एक तरफ तो इंस्ट्रूमेंट लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ लिखे हुए कि क्या मेजरमेंट किया जाता है। जैसे एमीटर हो गया, एमीटर से क्या मापा जाता है? विद्युत धारा। एमीटर से विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। हाइग्रोमीटर से आपेक्षिक आर्द्रता या सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। स्प्रिंग तुला से क्या मापा जाता है? भार मापा जाता है। और बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खगोलीय इकाई संबंधित है। हमने भी अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है वो सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को मेजरमेंट करती है। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच औसत दूरी को मेजरमेंट करती है।
एक खगोलीय इकाई या एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.496 गुणा 10⁻11 मीटर के बराबर होता है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? मतलब ये है इस नहीं पे आप फोकस कीजिए। अधिकतर स्टूडेंट इसी वजह से गलत करते हैं एग्जाम हॉल में, क्वेश्चन को इस नहीं पर ध्यान नहीं देते। तो इस नहीं को ध्यान से पढ़ना चाहिए कि कौन सी राशि सदिश नहीं है, यानी कि ये पूछ रहा है कि कौन सी राशि अदिश है। तो पहले तो आप जानिए कि सदिश राशि को क्या होती है और अदिश राशि क्या होती है। अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटीज में होती है जिनमें केवल मात्रा होती है, यानी कि मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण होता है में क्या होती है, अदिश राशि होती है जिनमें केवल मात्रा यानी कि परिमाण होती है। और सदिश राशि क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी जिनमें मात्रा यानी कि परिमाण, मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं, मैग्नीट्यूड मात्रा तथा दिशा यानी कि डायरेक्शन दोनों होती है, वो क्या होती है, सदिश राशि होती है। सदिश राशि जैसे विस्थापन, वेग, संवेग, बल, बलाघूर्ण, ये कैसी राशियां हैं, ये सदिश राशियां हैं। जबकि अदिश राशियां होगी आयतन, द्रव्यमान, क्षेत्रफल, दूरी, चाल, ये सब कैसी राशियां हैं, अदिश राशियां हैं। तो बताना है कि कौन सी राशि सदिश नहीं है। तो सदिश विस्थापन भी सदिश है, वेग भी, बल भी सदिश राशि है, जबकि आयतन कैसी राशि है, अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, संवेग संरक्षण के नियम पर, संहिता संरक्षण यानी कि द्रव्यमान के संरक्षण पर, या कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? तो रॉकेट का प्रक्षेपण करना न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। पहली बात तो ये कि रॉकेट का प्रक्षेपण करना न्यूटन के तीसरे नियम यानी कि थर्ड लॉ पर आधारित है, थर्ड लॉ पर बेस्ड है, आधारित है। और दूसरा, ये संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। संवेग संरक्षण का नियम पर क्या करता है, कार्य करता है। संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि कोई वस्तु या वस्तुओं का समूह वो तब तक नियत यानी कि कांस्टेंट रहेगा जब तक उस पर कोई बाहर से बल ना लगाया जाए, यानी कि वो तब तक ज्यों का त्यों वहीं पर ही पड़ा रहेगा कोई भी चीज जब तक उसे बाहर से बल लगाकर उसे गति की अवस्था में न लाया जाए। तो इसे ही संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। इसी संवेग संरक्षण को इस पर क्रिया प्रतिक्रिया का नियम यानी कि न्यूटन का थर्ड नियम भी लागू होता है। तो रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है रॉकेट की कार्य प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चलती हुई बस में जब अचानक ब्रेक लगाई जाती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिर पड़ते हैं, यह किसके द्वारा समझाया गया है? तो हमने आपको गति के न्यूटन के नियम पढ़ाए, हमने तीनों नियम आपको पढ़ाए हैं, जिसमें न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है, न्यूटन के पहला नियम में बल की परिभाषा तथा जड़त्व की परिभाषा को मिलाकर पढ़ाया जाता है, यानी कि इसमें बल कैसे काम करता है और जड़त्व कैसे काम करता है। तो जब चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगाते हैं और वे आगे की ओर बैठे यात्री होते हैं, वे आगे की ओर गिर पड़ते हैं, तो न्यूटन का पहला नियम इसमें लागू होता है। क्योंकि यहाँ पर जड़त्व अपना काम करता है तथा लगाया गया बल अपना काम करता है। जैसे न्यूटन के प्रथम नियम के और उदाहरण है, दौड़ते हुए व्यक्ति को ठोकर लगकर आगे गिरना, किसी कांच में गोली मारने पर तो छेद हो जाना,
लेकिन पत्थर मारने से कांच का चटक जाना। हथौड़े के हत्थे को पृथ्वी पर पटकने पर हथौड़े के हत्थे का कसा जाना। डंडे से पीटने पर धूल लगी चटाई से धूल का बाहर निकल जाना। ये सब कैसे हैं? ये न्यूटन के प्रथम नियम के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है कि जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित, अब आगे हैं, यानी कि ये कहना चाह रहा है कि भार तथा द्रव्यमान पर क्या फर्क पड़ता है जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है। यानी जो शरीर का भार है और जो शरीर का आकार यानी कि द्रव्यमान है उस पर क्या फर्क पड़ता है। तो भार जो होता है वो गुरुत्वीय त्वरण के अधीन होता है, गुरुत्वीय त्वरण के अधीन होता है। यानी कि जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो गुरुत्व के कारण ही पृथ्वी पर आ जाती है। इसी गुरुत्व के कारण, ग्रेविटी के कारण भार तो परिवर्तनशील होता है, यानी कि भार तो बदलता रहता है, लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलता, यानी कि ये अपरिवर्तित रहता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आती। यानी कि अगर कोई वस्तु जो पृथ्वी पर 60 किलोग्राम की है वो चंद्रमा पर 10 किलोग्राम की रह जाएगी। क्यों? क्योंकि जो चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण होता है वो पृथ्वी का 1/6 होता है। जो वो पृथ्वी का क्या होता है? 1/6 होता है। यानी कि जो भार पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है वो चंद्रमा पर 10 किलोग्राम ही रह जाएगा। तो किसी भी वस्तु को आप कहीं पर ले जाए, चाहे आकाश में ले जाए, किसी ग्रह पर ले जाए, चंद्रमा पर ले जाए, तो उसका भार तो बदल जाएगा लेकिन उसका द्रव्यमान नहीं बदलेगा। ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब समझते हैं अगले क्वेश्चन को कि बल गुणनफल है। बल किसका गुणनफल है? हमने न्यूटन का दूसरा नियम पढ़ा था जिसमें आपको बताया था कि बल F बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, यानी कि न्यूटन के दूसरे नियम से बल का व्यंजक यानी कि बल का फॉर्मूला प्राप्त होता है। तो बल गुणनफल होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में तैरना न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? तो हमने अभी न्यूटन का पहला नियम आपको बताया था। अब ये न्यूटन का कौन से नियम पर जल पर तैरना है? न्यूटन का एक लॉ है, थर्ड लॉ, तीसरा नियम, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया यानी कि एक्शन रिएक्शन लॉ भी कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। उसी पर जल पर तैरना न्यूटन के थर्ड नियम पर आधारित है। इसके अन्य उदाहरण, न्यूटन के थर्ड नियम के अन्य उदाहरण क्या है? जैसे जब कोई व्यक्ति नाव से उतरता है तो नाव से उतरते समय पिछले पैर से नाव को पीछे धकेल देता है, यानी कि प्रतिक्रिया करता है। अगले पैर से तो वो क्रिया करता है लेकिन पिछले पैर से प्रतिक्रिया करता है। इसी प्रकार जब कोई तैराक जल में तैरता है तो हाथ को पहले तो पानी को पीछे धकेलता है यानी कि क्रिया करता है, और फिर हाथ को आगे की ओर ले जाता है यानी कि प्रतिक्रिया करता है, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया करता है। इसी प्रकार कुएं से पानी खींचते समय जब रस्सी टूट जाती है तो कोई भी व्यक्ति पीछे की ओर गिर पड़ता है। ये उदाहरण न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व की माप होती है? आपको बताना है कि जड़त्व की माप
जड़त्व की माप होती है, तो जड़त्व की माप क्या होती है? द्रव्यमान यानी कि मास क्या होता है? जड़त्व की माप होती है। क्यों होती है? जड़त्व क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु रेस्ट अवस्था में यानी कि विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहेगी जब तक उस पर बाहर से कोई बल न लगा जाए, और जैसे ही बाहर से बल लगाया तो उसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ, यानी कि उसकी स्थिति में जो परिवर्तन हुआ वे जो बल का विरोध कर रहा है उसे ही इनर्शिया यानी कि जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व का नियम गैलीलियो गैलीली नामक वैज्ञानिक ने दिया है, यानी कि कोई भी वस्तु जितनी छोटी होगी उस पर उतना ही बल लगाया जाएगा। यदि कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान यानी कि उसकी मात्रा ज़्यादा है तो उस पर उतना ही ज़्यादा बल लगाया जाएगा, यानी कि जड़त्व किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर निर्भर करता है, यानी कि मास पर निर्भर करता है। तो जड़त्व की माप क्या होती है? किसी वस्तु की द्रव्यमान की माप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है। क्यों होता है बर्फ पर चलना कठिन होता है? तो ये घर्षण बल पर आधारित है। किस पर आधारित है? घर्षण बल पर आधारित होता है। यदि किसी भी जगह घर्षण बल कम है तो घर्षण बल कम होने से वहां पर चलना मुमकिन नहीं है, यानी कि वहां पर घर्षण बल कम होने से चलना मुमकिन नहीं है, यानी कि कठिन है, क्योंकि इसी घर्षण बल के कारण मनुष्य तथा और जानवरों का चलना संभव हुआ है। तो बर्फ पर तो घर्षण बल कम होगा इसलिए वहां पर चला नहीं जाएगा, तो सड़क पर घर्षण बल अधिक होता है इसलिए वहां पर चलना संभव होता है, यानी कि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है इसलिए बर्फ पर चलना कठिन होता है। और घर्षण बल बढ़ाने के लिए वाहनों के टायरों को खांचदार कर दिया जाता है तथा घर्षण बल कम करने के लिए किसी भी मशीन में लुब्रिकेंट जैसे ग्रीस या तेल लगा दिया जाता है। तो ये घर्षण बल के कारण ही जब कोई कार साइकिल के ब्रेक लगते हैं तो वे रुक जाती है, यानी कि टायर सड़क से घर्षण बल प्राप्त करता है। तो ये घर्षण बल के कारण संभव हो पाया है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण अलग हो जाती है? हमने आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ाया था। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी कि अभिकेंद्री बल हमने आपको पढ़ाया था। अभिकेंद्री बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ाया था, जिसमें कोई भी वस्तु बाहर की ओर यानी कि उस पर बाहर की ओर एक बल लगता है, यानी कि यह एक आभासी बल होता है, इसका केवल आभास किया जाता है, वास्तविक बल नहीं होता। यह विकेंद्री नहीं, अपकेंद्री बल अपकेंद्री बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अभिकेंद्री बल तो होता है जो केंद्र की तरफ लगता है, तथा अपकेंद्री बल वो होता है जो केंद्र से बाहर की ओर लगता है, उसे अपकेंद्री बल कहते हैं। तो इसी अपकेंद्री बल के कारण जैसे वॉशिंग मशीन इसी के सिद्धांत पर काम करती है, यानी कि बाहर की ओर एक बल का अनुभव होता है, इसी प्रकार दूध से क्रीम निकालने वाली मशीन इसी सिद्धांत पर काम करती है। तो ये अपकेंद्री बल पर यानी कि अपकेंद्री बल सेंट्रीफ्यूगल फुगा के सिद्धांत पर काम करती है। जब दूध से क्रीम निकाली जाती है तो जो भारी द्रव्यमान यानी कि मोटे द्रव्यमान के कण होते हैं वे क्रीम के बारीक द्रव्यमान के कणों से अलग हो जाते हैं। तो
तो भारी द्रव्यमान के कण तो परिधि पर जमा हो जाते हैं। तो इसी सिद्धांत पर दूध से क्रीम निकालने की मशीन काम करती है, यानी कि अपकेंद्री बल पर काम करती है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं तथा हमारे चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपको इसी प्रकार यानी कि आपको एक क्वेश्चन होगा लेकिन उसके बारे में कई आपको तथ्य बताए जाएंगे जो आपकी परीक्षा के लिहाज से रामबाण साबित होंगे। अतः दोस्तों आप हमारे चैनल से जुड़े रहे। कुमार कोचिंग से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।